गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंस नंबर 12 2024 द्वारा डायरेक्ट टैक्सेस में जो अमेंडमेंट्स किए गए उनके बारे में। तो हम इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स एक्ट, जो नई स्कीम आई है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास, जो पुरानी स्कीम का ही थोड़ा सा चेंज परिवर्तित रूप है। बेनामी लॉ में क्या चेंजेस हैं, ब्लैक मनी लॉ में क्या चेंजेस हैं, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और इक्वलाइजेशन लीगल फाइनेंस एक्ट 2016 से लगी थी, उसमें क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले बात करेंगे अमेंडमेंट्स टू इनकम टैक्स एक्ट की। उसमें हम बात करेंगे कैपिटल गेन्स टैक्सेशन की शुरू में। सबको पता है कैपिटल एसेट दो तरह की हो सकती है, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग से डिटरमिन होता है कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। या तो अभी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 3 है, 12, 24 और 36 महीने। 12 महीने लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन ए यूनिट के लिए, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए और बिजनेस ट्रस्ट के लिए। 24 महीने अनलिस्टेड शेयर्स के लिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और 36 महीने बाकी एसेट्स, जिसमें गोल्ड प्रमुखता से आता है। अब गवर्नमेंट ने दो ही पीरियड कर दिए हैं, 12 और 24 महीने, और ये क्लासिफिकेशन 23 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। 36 महीने का जो पीरियड है वो हटा दिया गया है। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, इनके लिए पहले भी 12 महीने था, अब भी 12 महीने है। लेकिन अदर लिस्टेड यूनिट्स, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड की हो या नॉर्मल कोई दूसरी यूनिट हो, उनके लिए जो पहले पीरियड 36 महीने था अब वो 12 महीने हो गया है। अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए पहले भी 24 महीने था, अभी भी 24 महीने है। लेकिन गोल्ड और अदर एसेट्स के लिए 36 महीने था, अब 24 महीने हो गया है। नेक्स्ट आता है बाईबैक टैक्स। अभी तक ये होता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करती है, डोमेस्टिक कंपनी, तो वो उस पे जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करती है उस पे जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को जमा करती है, और इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स फ्री हो जाती है। 1/10/2024 से इन्होंने ये प्रपोज कर दिया है कि जो बाईबैक के लिए जो भी पेमेंट कंपनी करेगी, मान लीजिए कंपनी 100 रुपए में एक शेयर को खरीदती है, बाईबैक करती है, तो 100 रुपया पूरा का पूरा शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज एफ में डीम डिविडेंड माना जाएगा। इस डीम डिविडेंड के अगेंस्ट में उसको कोई एक्सपेंसेस, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो सेक्शन 57 में उसके लिए अमेंडमेंट कर दिया है। तो ये 100 रुपया पूरा का पूरा डीम डिविडेंड मान करके टैक्स लग जाएगा। अब आप पूछेंगे कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर्स की उसका क्या होगा। उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को कैपिटल गेन में डील किया गया है। सेक्शन 46A में चेंज कर दिया कि वहां जो शेयर्स आप बायबैक में टेंडर करेंगे, उन शेयर्स की जो सेल वैल्यू है, ट्रांसफर वैल्यू, वो जीरो मान ली जाएगी, और उन शेयर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उस जीरो में से लेस होगा, और जो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंप्यूट हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंप्यूट हो जाएगा वो अगर उसी साल में सेट ऑफ हो सकता है, जैसा हम जानते हैं कि कैपिटल लॉस केवल कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, तो अगर उसी साल में सेट ऑफ हो सकता है, कोई आपके पास कैपिटल गेन है तो हो जाएगा, अदरवाइज आप उसको कैरी कर सकते हैं सेक्शन 74 के हिसाब से 8 साल के लिए। तो आपको पूरे अमाउंट पे टैक्स तो पहले दे देना है गवर्नमेंट को, और कैपिटल लॉस अगर आपका कहीं सेट होगा तो ठीक है, नहीं सेट ऑफ होगा तो 8 साल बाद वो लैप्स हो जाएगा, और एक तरह से आपका जो कॉस्ट लगा हुआ है शेयर्स को खरीदने में, वो जो है आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये इस अमेंडमेंट का मूल पॉइंट है। तीसरा जो अमेंडमेंट है ट्रांसफर बाय गिफ्ट, सेक्शन 47 क्लॉज 3 के हिसाब से एनी ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट अंडर ए गिफ्ट और विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और ये एग्जेम्पशन जो है तब नहीं मिलता है जब कैपिटल एसेट शेयर्स डिबेंचर्स वारंट हेल्ड बाय कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉइज अंडर एनी ईसोप प्लान में देती है, तो उसमें नहीं मिलता। ये हो ये रहा था
कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को या अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स गिफ्ट करती रही थी और उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता सेक्शन 47(3) की सहायता लेकर के। और इस प्रपोजिशन को कोर्ट्स का भी सहयोग मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एशियन सैटेलाइट में, गुजरात हाई कोर्ट ने प्रक्रिया फार्मा केम में, कर्नाटक हाई कोर्ट ने नंदात्रो होल्डिंग्स में, चेन्नई आईटीआईटी ने रेडिंगटन इंडिया में, और अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने जे ट्रस्ट के केस में ये फैसला दिया कि कोई भी एंटिटी जो कोई भी शेयर्स को ट्रांसफर करती है अंडर ए गिफ्ट और विल, तो वो एग्जेम्प्ट होगा कैपिटल गेन से, क्योंकि सेक्शन 47 थर्ड एसएससी स्पेसिफिक नहीं है, वो सिर्फ बात करता है गिफ्ट की, ट्रांसफर बाय एनी पर्सन ऑफ एनी शेयर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल। तो असेसमेंट ईयर 2025-26 से, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर से गवर्नमेंट ने ये प्रोवाइड कर दिया कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलेगा, बाकी सबका जो है वो गिफ्ट जो है एग्जेम्पशन में नहीं आएगा। क्या दूसरी एंटिटी अभी भी गिफ्ट कर सकती है? क्या सेक्शन 50CA 50D इसके बीच में आएगा? 50CA कहता है वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्यूरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो 50CA लगता है। इस केस में 50CA नहीं लगेगा। मान लीजिए कंपनी शेयर्स गिफ्ट करती है अपने डायरेक्टर्स को, अपने किसी एम्प्लॉय को, तो अभी भी 50CA तो नहीं लगेगा, क्योंकि कंसिडरेशन रिसीव्ड होनी ही नहीं है, गिफ्ट की कोई कंसिडरेशन होती नहीं है, तो 50CA के क्लचेस से वो बाहर रहेंगे। 50D में भी कंसिडरेशन रिसीव्ड ट्रांसफर इज नॉट एजर्टेनेबल, गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन होती ही नहीं है, तो एजर्टेनेबल वाली बात भी नहीं रहेगी। तो अभी भी इसको प्लान किया जा सकता है, लेकिन ये लॉन्गर रूट है, इसमें लिटिगेशन होंगे और कोर्ट के फैसले डिसाइड करेंगे कि ये गिफ्ट वैलिड है या इनवैलिड है, ये ट्रांसफर चार्जेबल है या नहीं चार्जेबल है। नेक्स्ट है अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। पिछले साल इन्होंने सेक्शन 50AA डाला था, जिसमें स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट जो 1/4/2023 के बाद एक्वायर की गई है, और आपके मार्केट लिंक डिबेंचर्स वो जो कभी भी खरीदे गए हो 1/4/23 के पहले या उसके बाद में, उनके रिडेम्पशन पे जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, चाहे पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो। अब इस सेक्शन को इन्होंने अमेंड कर दिया है 23 जुलाई 2024 से, और अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिबेंचर के को भी इस कैटेगरी में लिया है विद नो ग्रैंडफादरिंग। आपने कभी भी खरीदा हो, अगर ट्रांसफर और रिडीम्ड आप मैच्योरिटी 23 जुलाई के बाद ऑन आफ्टर 23 जुलाई करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे देना पड़ेगा, टैक्स सेलिब्रेट से होगा। सेक्शन 54 का बेनिफिट आप अभी भी क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ये कहा है कि आपने शॉर्ट कैपिटल गेन को डीम कर लिया होगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में, अदरवाइज ये गेन जो है लॉन्ग टर्म है और इसके अगेंस्ट में 54F का बेनिफिट लिया जा सकता है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में असेसमेंट 2026-27 से एक अमेंडमेंट किया गया है। अब हम बहुत आगे चलने लगे हैं। अभी तक ये डेफिनेशन थी कि जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है वो 65% और मोर इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, 35% और मोर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता है, नॉट मोर देन 35%, तो उसको हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मानेंगे। इससे कई दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि गोल्ड फंड्स हैं और भी कई फंड्स हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट ही नहीं करते, तो वो भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आ रहे थे। अब इन्होंने इसकी डेफिनेशन को बदल दिया कि जो फंड 65% और मोर अपने डेब्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, या जो फंड इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करता है, वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड रहेगा और उसको जो है 50AA में कवर करेंगी। तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो उसका कोई भी नाम हो, अगर 65% और मोर डेब्ट में करता है, या ऐसा फंड जो 65% और मोर ऑफ इट्स फंड्स इस तरह के फंड्स में करता है, जो फंड्स ऑफ फंड्स कहलाता है, तो वो स्पेशल म्यूचुअल फंड होगा। लेकिन असेसमेंट 2026-27 से ये अमेंडमेंट है, अभी लागू नहीं होगा। तो दिस चेंज विल ब्रिंग ETFs, गोल्ड फंड्स, गोल्ड ETFs आउट ऑफ द नेट ऑफ स्पेसिफाइड MFs एंड thus out of the clutches of section 50AA.
अब जो टैक्स स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड का बन रहा है वो ये है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड 12 महीने से ज़्यादा पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा और 111 ए में या 112 ए में टैक्सेबिलिटी आएगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आधार पे। लिस्टेड फंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स अगर 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म तो हो जाएंगे, लेकिन डेप्ट फंड है तो 50 डबल ए में टैक्स हो जाएंगे, और डेप्ट फंड नहीं है तो 112 और एस टी जी स्लैब रेट पे। डेप्ट फंड्स, अनलिस्टेड फंड्स, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स 24 महीने का पीरियड मिल जाएगा और 50 डबल ए में अभी तक टैक्स होते रहेंगे जब तक वो एस एस 26-27 वाला अमेंडमेंट लागू नहीं हो जाता है। अनलिस्टेड फंड जहां इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35 से 65% के बीच में 24 महीने का पीरियड मिलेगा, 112 में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्लैब रेट पे। डेप्ट फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, डेप्ट फंड्स जो असेसमेंट 26-27 से 24 महीने का पीरियड मिलेगा और 50 डबल ए में चार्जेबिलिटी आएगी। रेट्स ऑफ कैपिटल गेन में बहुत बड़ा बदलाव है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की रेट 111 ए में जो है लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में वो 23 जुलाई से 15 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट 112 में 20% से घटाकर 12.5 कर दी गई है, लेकिन इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 112 ए में जो रेट 10% थी उसको 12.5% कर दिया है 23 जुलाई 2024 से। इक्विटी ओरिएंटेड फंड और लिस्टेड शेयर्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के लिए रेट लागू होगी। और 112 ए में जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको बढ़ाकर 1 लाख से 1.25 लाख कर दिया गया है। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ को ट्रांसफर करता है जो उसने एक्वायर की थी 23 जुलाई के पहले, तो और 23 जुलाई के बाद उसको 23 जुलाई या उसके बाद उसको बेचता है, तो उसको टैक्स कंप्यूटेशन में एक बेनिफिट दिया गया है कि वो 12.5% ऑफ कैपिटल गेन विदाउट टैक्सेशन और 20% ऑफ कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन, ये दोनों जो है वो कंप्यूट कर ले और इसमें से जो लोअर हो वो टैक्स उसको पे करना है। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट रिस्टोर नहीं किया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई से पहले खरीदी थी तो भी नहीं मिलेगा। विदाउट इंडेक्सेशन ही कैपिटल गेन कंप्यूट विदाउट इंडेक्सेशन होगा। टैक्स कंप्यूटेशन के समय इंडेक्सेशन का बेनिफिट देके कंपेयर कर लेंगे, जहां टैक्स का मारा होगा वहां आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर आपको कोई इंडेक्सेशन की वजह से लॉस आ रहा है तो फिर वो ना तो कंप्यूट होगा ना अलाउ होगा, क्योंकि कैपिटल गेन कंप्यूटेशन तो नए लॉ के हिसाब से होगा विदाउट इंडेक्सेशन। अगर एक प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले बेच दी गई तो वही इंडेक्सेशन वाले प्रोविजंस लागू रहेंगे, 20% टैक्स लगेगा। और एक प्रॉपर्टी उसके बाद बेची गई, दोनों पहले एक्वायर की गई थी, तो पहले वाली में तो सीधा 20% विद इंडेक्सेशन आपका टैक्स लग जाएगा। दूसरी वाली में आपको कैपिटल गेन कंप्यूटेशन होगा सेल्स माइनस कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की जो भी ज़्यादा हो आपके ऑप्शन पर, और दूसरा सेल्स माइनस इंडेक्स कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट पे 12.5%, सेल्स माइनस इंडेक्स कॉस्ट पे 20%। दोनों में से जो लोअर होगा वो टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन कैपिटल गेन कंप्यूट होगा सेल्स माइनस कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की। तो वो कैपिटल गेन कंप्यूट होने का जो इशू है वो आएगा जब आप डिडक्शन लेंगे 54F में। तो 54F में जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ कैपिटल गेन से डिडक्शन मिलता है। 54 में सीधा कैपिटल गेन है, 54F में इन्वेस्ट नेट कंसिडरेशन करते हैं लेकिन डिडक्शन कंप्यूट कैपिटल गेन के रेफरेंस से होता है। तो वो कैपिटल गेन हायर साइड पे होगा तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट हायर वहाँ पे करना पड़ेगा। ये पोजीशन है 23/4/24 के पहले एक्वायर की थी, उसके पहले ही ट्रांसफर कर दी गई, तो इंडेक्स कॉस्ट पे 20% टैक्स देना है। 23/7/24 के पहले एक्वायर की गई थी, ट्रांसफर आफ्टर की गई, तो कंप्यूटेशन तो वही सेल्स माइनस कॉस्ट होगा, टैक्स के लिए लोअर ऑफ 12.5% और 20% जो भी हो जाएगा। और 23 के बाद अगर आपका है तो सीधा 12.5% पर सेल्स माइनस कॉस्ट पर टैक्स लग जाएगा। एक इशू आता है राइट्स इन लैंड पर क्या होगा। राइट्स इन लैंड पर सेक्शन 50C 43C में लगातार हमारे पास फैसले आ रहे हैं कि लीज होल्ड राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स,
इन सब के ऊपर 50C और 43CA नहीं लगता है। तो वही स्थिति यहाँ बनेगी कि राइट्स ऑफ लैंड के ऊपर ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे और हमारा जो है इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमको, और हमको 12.5% के हिसाब से विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट में एक इशू आ रहा है कि उनके टीडीएस किस रेट पे काटें। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है तो 20% प्लस एससी प्लस सेस पे काटना पड़ेगा, और अगर ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हो रहा है तो आपको टैक्स काटना है 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस एससी जो भी एप्लीकेबल है, और एलटीसीजी नहीं है अगर तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस एससी। इस तरह के कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट एबी एसी एसी एडीए में कर दिए गए हैं। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक इशू आ रहा था। फाइनेंस एक्ट 2018 से जब से 112 ये लगा है तब से कि कुछ लोग इसमें जो है कंपटीशन में कुछ चालाकी कर रहे थे ऑफर फॉर सेल के केस में, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये नियम चेंज कर दिया है, और अब ये कर दिया है कि जो लिस्टेड नहीं थी 31 जनवरी 2018 को और प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी बने 31 जनवरी 2018 को, तो बट नॉट लिस्टेड, तो उनका जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो निकालने का एक फॉर्मूला सेक्शन 112 में डाल दिया। बहुत कम लोगों के लिए इफेक्ट करेगा, लेकिन कुछ लोगों को करेगा। बिजनेस इनकम में एक अमेंडमेंट ये किया गया है, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज को किराए पे देते हैं और उसको बिजनेस इनकम में ले जा करके उसके अगेंस्ट में डेप्रिसिएशन और खर्चे क्लेम करके अपनी इनकम को लोअर कर देते हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आप किराए पे देते हैं उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो हाउस प्रॉपर्टी में होना चाहिए, लेकिन कुछ कोर्ट के फैसले, रायला कॉर्पोरेशन, चेन्नई प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात को बल देते थे कि अगर जो है वो कोई आदमी प्रॉपर्टी किराए पे देने का ही काम कर रहा है तो वो बिजनेस में उसको इनकम को ले जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर दिया है कि कॉमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब भी आप, नॉट कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को जब भी आप रेंट आउट करेंगे तो उसकी जो इनकम का कंप्यूटेशन है वो प्रॉपर्टी हेड में होगा। 30% का जो आपको मिलता है वही मिलेगा बेनिफिट, और कोई दूसरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर में कोई भी प्रोसीडिंग सेटल करने के लिए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नोटिफाइड लॉज का अगर आप सेटलमेंट करते हैं कहीं पे फॉरेन में अलाउड है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा असेसमेंट 2025-26 से। एक एम्प्लॉयर अगर अपने कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम को करता है तो 10% सैलरी का, एम्प्लॉय की सैलरी का वो कर सकता है। सैलरी डियरनेस अलाउंस को इंक्लूड करती है, तो 10% तक वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, उस पर उसको डिडक्शन मिल जाता है अमाउंट कंट्रीब्यूटेड पर। इस लिमिट को बढ़ा के 14% कर दिया है असेसमेंट 2025-26 से। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ क्रूज कंपनीज बहुत सारी आई है, फॉरेन कंपनीज, तो कोई भी नॉन रेजिडेंट अगर बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ क्रूज ऑफ शिप्स में है तो उसका 20% ऑफ द अमाउंट पेड और पेबल ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स डीम टू बी रिसीव्ड जो भी है वो प्रिजम्पटिव इनकम होगी, उस पे उसको टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजिम, इसमें मेन तो स्लैब का चेंज किया गया है। पहले जो स्लैब थी असेसमेंट 25-26 से करंट फाइनेंशियल ईयर से स्लैब चेंज कर दी है। पहले जो स्लैब थी 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20% और उसके अबव 30%। अब इन्होंने कर दिया 3 से 7 तक 5%, 7 से 10 तक 10%, 10 से 12 तक 15% और 12 से 15 तक 20%। तो इसका टैक्स इम्पैक्ट 10,000 रुपये तक आएगा, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी हुआ है एसएससीज को। 87A की रिबेट में कोई चीज नहीं किया। 87A की रिबेट में आपको ध्यान होगा कि अप टू 7 लाख की इनकम पर फुल टैक्स से रिबेट था। उस पिछले जो रेट स्लैब थी उसमें 25,000 तक का टैक्स माफ होता था। अब नई स्लैब में 20,000 तक का ही माफ होगा, क्योंकि 7 लाख की इनकम पे 20,000 तक ही टैक्स बनेगा, और 7 लाख से ऊपर पे जो मार्जिन रिलीफ है वो यथावत रहेगा, लेकिन वो भी उसी तरह से कंप्यूट होगा। तो अब आपको ये नुकसान भी हो गया है। न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए कुछ बेनिफिट फर्दर अनाउंस किए गए हैं।
एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो बढ़ा के 50,000 की जगह 75,000 कर दिया है अब उनके लिए स्पेशल, जो न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे। दूसरा, जो फैमिली पेंशन है वहाँ भी 15,000 से 25,000 कर दिया है अगर न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट करते हैं तो। 80cc2 में एम्प्लॉयर जो है वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकता है अप टू 10% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉय न्यू टैक्स रेजिम अडॉप्ट करता है तो 14% तक एम्प्लॉयर कर सकता है कंट्रीब्यूट। लेकिन इसमें ये कंसिक्वेंस नहीं बताया है कि अगर एम्प्लॉय जो है ओल्ड रेजिम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटीआर कर लेता है तो क्या होगा। चैरिटेबल ट्रस्ट्स, इसमें दोनों रेजिम्स को मर्ज कर दिया गया। अभी दो रेजिम है हमारे पास। एक रेजिम में 23C फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सिक्स है जिसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। 23C थर्ड ए बी, थर्ड ए सी, थर्ड ए डी, थर्ड ए में किसी तरह की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ की जो कंडीशंस है सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट या 5 करोड़ तक का टर्नओवर, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट है तो एग्जामिशन ए बी और ए सी में मिल जाता है। यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 23 थर्ड एडी और ई में एग्जामिशन मिल जाता है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी अप्रूवल। लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सिक्स डे में अगर आप हैं तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है और अप्रूवल जो है वो सिमिलर प्रोसेस है ऑलमोस्ट जो 12A में लेने का प्रोसेस है। दूसरा है 12A में आप ट्रस्ट को रजिस्टर कराते हैं जैसे नॉर्मली। तो फर्स्ट रेजिम को जो है 1020 फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को 1/10/2024 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इस डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन अगर होगी तो उसको अप्रूवल नहीं दी जाएगी इस डेट से या इस डेट के बाद। और इससे पुराने जो पहले जो एप्लीकेशन लग जाएंगी उन पर अप्रूवल अगर आ गई तो वो अप्रूवल बाद में भी भले आए वो अप्लाई रहेगी जब तक रिन्यूअल नहीं आएगा। जैसा कि हम जानते हैं आप सभी ट्रस्टों को 5 साल में एक बार अपना रिन्यूअल कराना है, तो जब आप रिन्यूअल के समय जाएंगे तो फिर आपको सेकेंड रेजिम में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड जो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में और रजिस्टर्ड 12 में आपस में मर्ज करते हैं तो एग्जिट टैक्स नहीं लगेगा। इसका जो है प्रावधान ही कर दिया गया, अभी तक कंफ्यूजन था, अब प्रावधान कर दिया कि लगेगा ही नहीं अगर दोनों के ऑब्जेक्ट सिमिलर हो और दोनों रजिस्ट्रेशन अपने अपने अप्रूव्ड हो। जिसमें आप मर्ज होने जा रहे हैं वो 12A 12BB में और या रजिस्टर्ड हो और ऐसी एडिशनल कंडीशंस जो वो नोटिफिकेशन से रूल से प्रिस्क्राइब करेंगे उनको अगर फुलफिल करते हैं तो मर्जर भी हो सकता है। सभी ट्रस्टों को अब अप्रूवल मिलने के बाद 5 साल के अंदर रीअप्रूवल के लिए जाना है। दूसरा, कोई मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो डज नॉट कन्फर्म टू द कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो 30 दिन के भीतर उनको फॉर्म 10A भी भरना है। और भी बहुत सारे कोई इवेंट्स हैं उस पर उनको वापस से एप्लीकेशन लगानी है, लेकिन वो एप्लीकेशन से नहीं लगती है, टाइम से नहीं लगती है। तो अभी तक इसका कोई इलाज नहीं था। अब प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर को रीजनेबल कॉज होने पर इस एप्लीकेशन के डिले को कंट्रोल करने की पावर दे दी गई है। अप्रूवल 80G में अभी तक ये था कि अगर कमेंस नहीं हुई है तो एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर रिलेवेंट फ्रॉम विच और कमेंस्ड हो गई तो वेयर नो कंडीशन ये डाली हुई थी कि कोई इनकम का एग्जामिशन पास्ट में क्लेम नहीं किया होना चाहिए। इसको चेंज करके हटा दिया क्योंकि इस इनकम का एग्जामिशन का 80G के अप्रूवल से कोई मतलब नहीं है, तो इस कंडीशन को हटा दिया है। TDS TCS नेक्स्ट टॉपिक हमारा। एक तो रेट्स में रिडक्शन है 194D DA GH IB M और O सभी में रेट्स में रिडक्शन है। TDS ऑन सैलरी, अगर आपके पास अभी हो क्या रहा था कि जैसे TCS आपका फॉरेन रेमिटेंस पे TCS कट जाता है तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो बिजनेसमैन है वो तो उसका अकाउंट फॉर कर लेते हैं और एडवांस टैक्स उसके हिसाब से भर देते हैं। सैलरी वालों का TDS उनकी सैलरी की इनकम पर पूरी तरह से कट रहा था तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया कि जो ये TCS कट रहा है इसका हमें सेट ऑफ मिलना चाहिए ताकि हमारा TDS कम कटे। गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया। तो अब आपका ये है कि अगर आपकी इनकम अंडर एनी अदर हेड है
नॉट बीइंग ए लॉस अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, और कोई टीडीएस टीसीएस है तो 1/10/24 के बाद या 1/10/24 से आप अपने टैक्स डिडक्टर को इंटीमेट कर सकते हैं। अदर इनकम, कोई टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है उस अदर इनकम पे, या वैसे भी टीसीएस मान लीजिए रेमिटेंस है तो अदर इनकम है ही नहीं, टीसीएस तो कट गया है, और लॉस का, तीनों का इंटीमेशन कर सकते हैं और वो उसको अकाउंट फॉर करके टीडीएस काट लेगा। लेकिन किसी हालत में टीडीएस ऑन सैलरी उस अमाउंट से कम नहीं होगा जो अमाउंट वैसे ही कटता अगर ये रिपोर्टिंग ना होती तो इसको जो है एम्प्लॉयर्स को टीडीएस उतना तो काटना ही है जितना सैलरी पे वो काटते, अगर ये चीजें नहीं आती तो उससे ज़्यादा नीचे नहीं वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन फॉरेन रेमिटेंसेस का फ़ायदा अब इनको मिल गया है। एक इशू था 194 आई और 194 जे और सी में कि प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते थे तो उनका जो टीडीएस है वो 194 सी में काट देते थे। इंडिविजुअल में 1% का रेट है और 2% का अदर केसेस में रेट है। तो अब इन्होंने इसका कर दिया है निपटारा हमेशा के लिए कि जब प्रोफेशनल को पेमेंट होगा तो टीडीएस 194 जे में कटेगा, 194 सी में आप नहीं काट सकते, क्योंकि एनी सम जो रेफर टू इन सबसेक्शन 1 है वो वर्क नहीं माना जाएगा 194 सी के लिए। तो टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रेम्यूनरेशन फीस और कमीशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी, और 28 वीए में जो आपका वो नॉन कम्पीट फीस है वो 194 जे में ही काटना पड़ेगा। अभी एक इशू था 194 आई ए में जो आपका कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो 50 लाख से ज़्यादा की अगर जो है रजिस्ट्री है और या स्टम्प वैल्यू है, दोनों में से जो भी 50 लाख से ज़्यादा है उस पर टीडीएस काटते थे। लास्ट ईयर ये इशू किसी हद तक थोड़ा सा डाइल्यूट इस वजह से हो गया था कि पहले स्टम्प वैल्यू का जिक्र नहीं था। अब इन्होंने ये कर दिया था कि स्टम्प वैल्यू अगर हायर है, मान लीजिए आपने कंसिडरेशन 45 लाख दिखाई है डॉक्यूमेंट्स में और स्टम्प वैल्यू 55 लाख है तो 55 लाख पे टीडीएस कट जाएगा। स्टम्प वैल्यू कभी भी क्वाया ओनर नहीं होती है, क्वाया प्रॉपर्टी होती है। तो एक ये टीडीएस नहीं काटने वाला रास्ता बंद हो गया था। 50 लाख तक की अगर कंसिडरेशन तो टीडीएस नहीं कटेगा। कुछ ट्रिब्यूनल के फैसले भी है, विनोद सोनी का जो दिल्ली ट्रिब्यूनल का केस है और दूसरे जोधपुर ट्रिब्यूनल का भी एक केस है, उसमें का ये लिमिट पर ट्रांसफरर लगेगी। तो 4 ट्रांसफर हैं तो 50-50 लाख की लिमिट लगी, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे भी टीडीएस नहीं कट रहा था। अगर स्टाम्प वैल्यू का इशू लास्ट ईयर से आया उससे पहले तो वो भी नहीं था। अब गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म ही कर दिया। अब ये कर दिया कि कंसिडरेशन टोटल देखा जाएगा, पर्सन वाइज नहीं देखा जाएगा और उस पर पूरे पे टीडीएस काटना पड़ेगा 1/10/2024 के बाद। 194 क्यू में आपका एक टीडीएस कटता है परचेज ऑफ गुड्स पे 0.1%। इसमें लोअर रेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, पहले नहीं था। कोई भी टैक्स जो विद एंड आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं, अब फॉरेन टैक्स क्रेडिट करीब करीब सभी रिटर्न में हम लोगों को देखने को मिल रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का काम अब छोटे शहरों में भी होने लगा है। तो फॉरेन का जो इनकम है वो तो हम अकाउंट फॉर कर लेते थे, उसका जो टीडीएस है वो अकाउंट फॉर नहीं करते थे, जबकि टीडीएस इज द पार्ट ऑफ इनकम। तो इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर जो टैक्स डिडक्टेड है और आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो उस टैक्स डिडक्टेड को भी आप इनकम में इंक्लूड करेंगे। टीडीएस टीसीएस के करेक्शन स्टेटमेंट की कोई टाइम लिमिट नहीं थी, अब इन्होंने उसको 6 साल कर दिया है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें ओरिजिनल स्टेटमेंट डिलीवर होना था। इसी तरह से टीडीएस डिमांड्स के लिए भी 6 साल का पीरियड अब कर दिया गया है। अभी तक टीसीएस आपका फॉरेन रेमिटेंस पर है, गाड़ी खरीदने पर है 10 लाख से ज़्यादा की। अब इन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं बाजार में बहुत हाई वैल्यू के आइटम्स बिकते हैं और उन पर कोई टीसीएस का प्रोविज़न नहीं है, तो 1 जनवरी 2025 से गवर्नमेंट जिन हाई वैल्यू गुड्स को नोटिफाई करेगी उन पर भी टीसीएस कलेक्ट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टीसीएस में एक बड़ा चीज़ थी कि टीडीएस अगर आपने
काटा और जमा नहीं किया तो आप 1% ब्याज देते, नहीं काटा तो 1% देते थे, काट कर जमा नहीं किया तो 1.5% पर मंथ देते थे। लेकिन टीसीएस में एक ही रेट था 1%। अब टीसीएस में भी दोनों रेट कर दी गई है, 1% और 1.15%। जो आपने काटा ही नहीं तो 1%, काट के जमा नहीं किया तो 1.5%। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट्स, ये सेक्शन 271H पुराना है, पहले भी था अभी भी है। इसमें यह है कि अगर आपने विद इन 1 ईयर कोई टीडीएस स्टेटमेंट आपको फाइल करना है, विद इन 1 ईयर आपने फाइल कर दिया जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है और लेट फीस के साथ कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज 1 लाख की पेनल्टी है। इस पीरियड को घटा के आप विद इन 1 मंथ कर दिया है, तो जैसे आपको अप्रैल मई जून का टीडीएस स्टेटमेंट 31 जुलाई तक करना था, टीसीएस 15 जुलाई तक करना था। अभी 1 साल तक भी आप करते थे डिले और लेट फीस भर देते थे तो पेनल्टी नहीं लग सकती थी। अब 1 महीने से ज़्यादा डिले होगा, भले लेट फीस के साथ आपने रिटर्न भर दिया होगा, पेनल्टी लग सकती है। तो 1 अप्रैल 2025 से ये प्रावधान इन्वोक होने वाला है, इसलिए टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट टाइम पे फाइल करें हम लोग, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोसिक्यूशन फॉर टीडीएस डिफॉल्ट्स एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। अगर आपको 7 तारीख को टीडीएस जमा करना है और 7 को नहीं किया तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है। आप जाकर के कंपाउंडिंग करा लीजिए, वो अलग बात है। आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है, कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है। 1 दिन का डिले भी प्रोसिक्यूशन ला सकता है। इसको गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया, बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट ने इस बात को सुना कि 1/10/2024 के बाद से अगर आपने टैक्स डिडक्टेड जो है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टीसीएस स्टेटमेंट, टीडीएस की स्टेटमेंट की डेट तक भी भर दिया है तो आप पे प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो अप्रैल का आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं, मई का 31 जुलाई तक भर सकते हैं और जून का 31 जुलाई तक भर सकते हैं। इसी तरह से अगले क्वार्टर का हो जाएगा। तो अगर आप इतना डिले करते हैं, ब्याज तो आपको भरना पड़ेगा लेकिन प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ लॉन्च नहीं होगा। पार्टनरशिप फॉर्म्स में 2 ही चेंजेस हैं, एक तो रेम्यूनरेशन में और एक टीडीएस का। रेम्यूनरेशन में जो चेंज है वो ये है कि पहले 1.5 लाख और 90% अप टू बुक प्रॉफिट 3 लाख था और 60% था। अब 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट 6 लाख तक कर दिया है और 60% बैलेंस का कर दिया है। दूसरा इन्होंने 194T एक सेक्शन डाला है 1/4/2025 से। तो कोई भी रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट अगर आप पे करेंगे अपने पार्टनर को तो पार्टनरशिप फर्म को 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, चाहे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो या करंट अकाउंट में क्रेडिट करो। और अगर ये इस तरह का जो पेमेंट है इसका एग्रीगेट 20,000 से ज़्यादा नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटना है। विड्रॉल्स फ्रॉम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है वो टीडीएस में कवर नहीं होंगे, एलएलपीज कवर्ड है, लेकिन इसके अंदर लिटिगेशन होगा क्योंकि ईओ कहेगा विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल अकाउंट जो है वो रेम्यूनरेशन की तरह ड्रॉ किया गया है और इसलिए उस पर टीडीएस कट जाना चाहिए था और आपने टीडीएस नहीं काटा है तो इस पर लिटिगेशन होगा आगे चल करके। इसका क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, लेकिन हाँ अभी ये है कि सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट इन्हीं के ऊपर टीडीएस कटेगा। रीअसेसमेंट लगातार चेंज हो रही है आपकी स्कीम, अभी 21 में लाए थे, अब उसको फिर चेंज कर दिया है। 1/9/2024 से सर्च असेसमेंट अब रीअसेसमेंट के तहत नहीं किए जाएंगे, उसके लिए एक अलग प्रावधान ब्लॉक असेसमेंट का आ गया है। 148 में इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगी असेसिंग ऑफिसर के पास कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज एस्केप्ड असेसमेंट, देन तब तक वो कोई तरह का नोटिस नहीं दे पाएगा। और अगर 135 ए की कोई इन्फॉर्मेशन, जो इंक्वायरी आजकल चलती रहती है ऑनलाइन, हम लोग बहुत हैंडल करते हैं इसको अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, तो नोटिस तब तक इशू नहीं होगा जब तक हायर अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेंगे। इसमें फिर 148 देने की जरूरत, 148 ए देने की जरूरत नहीं रहेगी। और सर्वे से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सर्वे असेसमेंट अभी भी आपके इसी में रीअसेसमेंट में किए जाएंगे। एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया है कि 148 में जो 148 ए में जो शो कॉज देगा तो जो उसके पास रिलाइड अपॉन मटेरियल है वो कंपनी करना पड़ेगा। अभी कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, अब इसमें होगा, अब इस बेसिस पे 148 को चैलेंज भी कर पाएंगे अगर वो नहीं लगाते हैं तो। और ऑर्डर 148 का अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी से ही पास होगा।
148A में इससे देने की ज़रूरत नहीं है अगर 135A के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो, क्योंकि 148 का नोटिस देने से पहले वहाँ परमिशन वो ले लेगा एओ और उसके बाद ही नोटिस देगा, तो फिर 148A की ज़रूरत उसको नहीं है। टाइम लिमिट्स रिवाइज कर दी है। 148 के लिए टाइम लिमिट 3 ईयर और 3 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 3 ईयर्स और 3 मंथ्स निकल गए हैं तो 5 ईयर्स और 3 मंथ्स। जब असेसिंग ऑफिसर के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, बुक्स हो, अदर डॉक्यूमेंट हो, एविडेंस हो कि 50 लाख से ज़्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवाइज टाइम लिमिट्स। जो केसेस अभी तक 10 साल तक खुल सकते हैं उनके लिए 1/9/2024 से अभी 15 दिन बाद से 16 दिन बाद से लिमिट हो गई 5 साल 3 महीने। तो अभी तक जो असेसिंग ऑफिसर्स डेटा कलेक्ट करके बैठे हुए हैं या डेटा पर एनालिसिस कर रहे हैं, उनको इस महीने रश करना होगा और 148A 148 के नोटिसेस इशू करने होंगे। अदरवाइज उनको नई टाइम लिमिट नहीं मिलेगी, उनको नई टाइम लिमिट में जाना पड़ेगा और वो लिमिट हो जाएगी 5 साल। तो अगर इस महीने जो 10 साल वाले केसेस हैं और वो अगली टाइम लिमिट में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो उन केसेस में सभी में उनको नोटिस अभी ही देना पड़ेगा। तो ये 10 साल वाले कौन से हो गए आपके? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो 15-16 से लेकर के और जो अभी तक के हैं, जो 10 साल वाले हैं, उन सभी के अंदर अभी इनको देना पड़ेगा जो 5 साल की लिमिट में कवर नहीं होंगी, क्योंकि 1/9/2024 से 5 साल का टाइम लिमिट लागू हो जाएगा। 148A के लिए भी टाइम लिमिट कर दिया है 3 साल और 5 साल, बाकी कंडीशन वही है। स्पेसिफाइड अथॉरिटी का झगड़ा ही खत्म कर दिया। अभी तक ये था कि इस अथॉरिटी से उस अथॉरिटी से, अभी इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, ये 4 में से किसी एक से ले लो अप्रूवल और आप आगे बढ़ो। तो हम बहुत नीचे आ गए, कहाँ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर तक हम जा रहे थे, अब हम जॉइंट कमिश्नर एडिशनल डायरेक्टर के उस पर ही चलेंगे। अपील्स के अंदर वेलकम बदलाव ये है कि अगर आपका असेसमेंट 144 में होता है तो सीआईटी को अभी तक कोई पावर नहीं है रिमांड करने की। सीआईटी अपील जो है केसेस को रिमांड नहीं कर सकता, वो कर रहे हैं वो अलग बात है, कर नहीं सकते हैं। अब उनको पावर दे दिया है कि 144 का असेसमेंट की अपील में वो रिमांड कर सकते हैं। आईटीआईटी के सामने टाइम लिमिट जो अपील फाइल करने की थी वो 60 डेज थी फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, 60 डेज थी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। अब उसको कर दिया है 2 महीने फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ जिसमें ऑर्डर मिला है, तो ये थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा। सर्च असेसमेंट तो चल लगता है गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि सर्च का असेसमेंट करे तो कैसे करे। तो एक साथ 95 से लेकर 31/5/2003 तक अगर कोई सर्च हुई थी तो उसका असेसमेंट ये ब्लॉक असेसमेंट 158B टू 158B8BI में करते थे। 1/6/2003 से 31/3/2021 तक इन्होंने 153A टू डी में किया। 1/4/21 से 31/8/24 तक इन्होंने कहा नहीं हम तो नॉर्मल प्रोविजन करेंगे और 147 148 में करेंगे, और 1/9/24 से अब वापस ये ब्लॉक असेसमेंट वही सेक्शन 115B टू 115BBI लेकर आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे चेंजेस के साथ और बड़े ड्रैकोनियन चेंजेस के साथ। ब्लॉक पीरियड का मतलब है 6 assessment years comprising preceding the previous year in which search is initiated and the period up to the date of search. अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब है कोई भी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल, थिंग, एंट्री, डिडक्शन और अलाउंस जो भी आपने क्लेम कर लिया हो गलत सलत। अनडिस्क्लोज इनकम कैसे निकालेंगे? टोटल इनकम और उसके, इसमें मेन जो मुद्दा है वो ये है कि टोटल इनकम का कंसेप्ट ये लेके आए हैं। पहले ये जो असेसमेंट होगा वो टोटल इनकम का होगा। टोटल इनकम में से कुछ जो इनकम आप डिक्लेयर कर चुके हैं 143(3) में जो असेस हो गई है, 144 में हो गई है, रिटर्न में जो डिक्लेयर कर चुके हैं उसको लेस करके अनडिस्क्लोज इनकम निकालेंगे, तो उसके ऊपर जो है ये टैक्स लगाएंगे। तो इन्होंने जो है ये चीज कर दी है। और अनडिस्क्लोज इनकम कंप्यूट करते समय अभी तक ये था
कबूल चावला के केस में, इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डवेल का केस है, उसमें भी ये हुआ कि अगर सर्च में कोई इंक्रीमेटिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एडिशन नहीं कर सकते। अब इन्होंने कहा कि कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट भी मिल जाएगा प्रोसीडिंग के अंदर, तो भी ऐड कर देंगे। तो बहुत हाई पावर दे दिया है, इनडिस्क्रिमिनेटिंग मटेरियल का चक्कर ही खत्म कर दिया है। प्रोविजंस ऑफ 68, 69, 69 ए बी सी तीनों लगेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, अभी हम इस पर बड़ा जोरदार डिस्कशन होगा। लॉसेस कोई ब्रॉट फॉरवर्ड होंगे तो वो आपके इसमें एडजस्ट नहीं होंगे, ब्लॉक इनकम में वो अलग से आपको कैरी ओवर करने पड़ेंगे। सर्च ईयर की टोटल इनकम कंप्यूट करने का जो है वो सेपरेटली असेसमेंट होगा। अनडिस्क्लोज इनकम पे जो है वो 50% ऑफ टैक्स पेबल, और अगर आपने सर्च के बाद ही रिटर्न में ही डिक्लेयर कर दिया और टैक्स भर दिया तो नहीं लगेगी पेनल्टी। 234 ABC का कोई ब्याज नहीं लगेगा आपको, पेनल्टी 270A की नहीं लगेगी। 271 डबल AD की, 271 DE की पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर रिटर्न भर दिया है आपने, टैक्स पेबल जो है भर दिया है और इसके ऊपर अपील फाइल नहीं करी है, तो एविडेंस ऑफ टैक्स पेड इज फर्निश्ड अलोंग विद रिटर्न। टोटल इनकम जो ब्लॉक पीरियड की होगी वो 113 में उस पर टैक्स लगेगा 60%, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई सेस तो लगेगा। अब आप देखिए मजेदार चीज, 115 BBE में कहता है कि टोटल इनकम इंक्लूड्स एनी इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 68, 68, 69, 69A, 69B, 69C और D। तो उस पर 60% प्लस 25% सरचार्ज और प्लस सेस वो टैक्स है। और जो है इधर आपका जो टैक्स है वो 60% स्टैटिक है। तो जो भी टोटल इनकम कंप्यूट होगी सर्च असेसमेंट में, उसमें से अनडिस्क्लोज्ड इनकम हम निकालेंगे। टोटल इनकम माइनस इनकम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड डिस्क्लोज टू द डिपार्टमेंट, जो बचेगी वो अनडिस्क्लोज इनकम होगी। उसमें से जितनी इनकम 68, 69, 69A, 69B, 69C में असेस होगी उस पर तो 115 BBE में टैक्स लगेगा, और जो बैलेंस बचेगा उस पर 113 में 60% टैक्स लगेगा। एप्लीकेशन ऑफ रिटेन्ड एसेट्स, सेक्शन 132B में जो सर्च में एसेट होती है उसको इनकम टैक्स में कोई लाइबिलिटी है, वेल्थ टैक्स की, गिफ्ट टैक्स की लाइबिलिटी, उसके लिए यूज किया जा सकता है। इसका जो अब है वो ब्लैक मनी लॉ में भी कोई लाइबिलिटी है तो उसके लिए भी इन्होंने प्रावधान कर दिया है। एंजल टैक्स, पिछले साल तक तो एंजल टैक्स का दायरा बढ़ा के नॉन रेजिडेंट्स तक ले गए थे, और उससे पिछले 2 साल पहले मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि एंजल टैक्स इज ए पार्लियामेंट डिसीजन, पार्लियामेंट ने लगाया, इट हैज टू बी रिस्पेक्टेड। इस साल अचानक पता नहीं क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को हटाने का फैसला किया और सडनली इस सेक्शन को ही हटा दिया 56(7)B को। अब इसमें मुद्दा यह है कि क्या खुश हुआ जाए या दुखी हुआ जाए, क्योंकि खुश होने की कोई वजह नहीं और दुखी होने के बहुत सारे कारण हैं। एंजल टैक्स हटने का मतलब ये, एंजल टैक्स होने से ये फायदा था कि अगर आप कोई शेयर्स इशू करते थे और वो शेयर्स की जो वैल्यू पे इशू करते थे वो फेयर वैल्यू से ज्यादा होती थी तो उस अमाउंट पे टैक्स लग जाता था। एक स्पेसिफिक प्रोविजन उससे डील करता था। सेक्शन 68 में अभी भी शेयर प्रीमियम को चेक किया जा सकता है, तो वो मोर ड्रैकोनियन है। अभी तक हम ये कह सकते थे कि जब 56(2)(7)B लगा हुआ है, रूल 11U हमारे पास है, तो फेयर वैल्यू निकाल लीजिए, फेयर वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट है उस पर 56 में टैक्स लगा दीजिए, 68 आप नहीं ले सकते। अब आप 68 ले सकते हैं, 56 हटा दिया, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? 68 इज मोर ड्रैकोनियन, इट इज मोर डेंजरस। दूसरी चीज, गार भी इन्वोक किया जा सकता है कि अगर आपने 10 रुपए का शेयर 1000 रुपए में किसी को इशू कर दिया 990 रुपए प्रीमियम लेकर के, एओ कह सकता है कि भाई ऐसा है कि दिस ट्रांजेक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, क्योंकि आपकी कंपनी तो घाटे में है, सारे स्टार्टअप तो घाटे में चलते हैं, तो घाटे में चल रही है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो कोई उसमें 990 रुपए प्रीमियम क्यों दे रहा है? यह लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस है। 3 करोड़ से ज्यादा का अगर टैक्स इफेक्ट है तो गार इन्वोक हो जाएगा,
और वो ज़्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं। 68 में अगर एसएससी इज ए कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड नहीं है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम अगर कोई लेती है, तो रेजिडेंट इंडिया का पर्सन अगर कर रहा है तो जो है वो ऑफर करेगा एक्सप्लेनेशन, सोर्स ऑफ सम्स ऑफ क्रेडिटेड, और वो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके एसेसिंग ऑफिसर के नज़रों में सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, तभी जो है वो आपका टैक्स बचता है। तो ये टैक्स 156 हटना फायदेमंद है या नुकसानदेह है, या आने वाले समय में जब असेसिंग ऑफिसर्स सेक्शन 68 रिवोक करेंगे तो हमें पता चलेगा। एसएफटी के लिए जो पेनल्टी थी उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और ड्यू डिलीजेंस अगर आप नहीं करेंगे तो 50,000 की पेनल्टी कर दी है। लाइजन ऑफिस जो नॉन रेजिडेंट का है, जिसको स्टेटमेंट भरने होते हैं, अगर इसका पीरियड जो है वो रूल से आएगा और उसकी पेनल्टी भी लगेगी। एक जो है वो 1,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे, और वो 1 लाख रुपए तक जाएगा। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये प्रोविज़न जब सामने आया अचानक अखबारों में और किताबों में, वेबसाइटों पे हल्ला मचा दिया कि टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट सभी को लेना पड़ेगा। ये प्रोविज़न पहले से था, नया नहीं है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 का एक प्रोविज़ो है, वो ये कहता है कि नो पर्सन who is domiciled in India at the time of his departure or in respect of whom circumstances exist which in the opinion of the income tax authority render it necessary for such person to obtain a TCC shall leave the country territory of India by land, sea or air unless he holds a certificate from the income tax authority stating that no liability under Income Tax Act, Wealth Tax Act, Expenditure Tax Act is pending or satisfactory arrangements have been made for payment of सच टैक्सेस। इस सेक्शन का स्कोप पढ़ा करके ब्लैक मनी लॉ में कोई ड्यूज है तो उस तक लेके गए, बस इतनी सी बात करी है। इस पे डिटेल इंस्ट्रक्शन 1/2004 डेटेड 5/2/2004 का है कि टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो प्रोविजो 231A में लेना है वो कैसे और कब लेना है। अगर पर्सन सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में है और इसकी प्रेजेंस नेसेसरी है और इट इज लाइकली कि टैक्स डिमांड रेज हो सकती है, तो या पर्सन का जो डायरेक्ट टैक्स एरिया है 10 लाख से ज़्यादा है, तो विच हैव नॉट बीन स्टेट, तो चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स आफ्टर satisfying himself that departure of such person from India will prejudicially affect the interest of revenue may authorize the executive person to require such person obtain a TCC। फिर जो है वो असेसिंग ऑफिसर इमिग्रेशन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे। ये प्रोसीजर बना हुआ है, ये पुराना प्रोसीजर है। कोई भी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी है और ऐसा लाइकली है कि वो उसको पे किए बिना जा रहा है, तो उसको जो है गवर्नमेंट रोक सकती है। सबको टीसीसी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सिचुएशन में, या तो वो सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व हो या उसके ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का ड्यू हो और चीफ कमिश्नर सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करे कि भाई इसका जो है डिपार्चर जो है वो टैक्स रेवेन्यू को इफेक्ट करेगा, तो असेसिंग ऑफिसर ये उसके आदमी के केस में मैंडेट कर सकता है कि इसको टीसीसी की जरूरत है और इमिग्रेशन अथॉरिटीज को उस आदमी का नाम पता भेज सकते हैं, ताकि जब वो इमिग्रेशन के लिए जाए तो उसको रोक लिया जाए। तो ये प्रोविजन पहले से था, इसमें सिर्फ ब्लैक मनी लॉ को जोड़ा है और कोई नई चीज इसमें नहीं की। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम जो पहले आई थी और गवर्नमेंट कह रही है कि वो सक्सेसफुल थी, तो उसमें जो है इन्होंने ये कर दिया है कि 22 जुलाई 2024 को जो भी अपील पेंडिंग है किसी भी अथॉरिटी के पास, कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी तरह से जो डीआरपी में ऑब्जेक्शंस फाइल हो चुके हैं और डायरेक्शन इशू नहीं हुए हैं, और डायरेक्शन इशू हो गए लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है, और 264 में एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और सच एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ये चारों जने इस स्कीम को फायदा ले सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में उस तरह के लोग जिनको, मान लीजिए जैसे आपको अभी अपील का ऑर्डर मिलता है 22 जुलाई 2024 के पहले
आपको कोई ऑर्डर मिलता है, उसकी अपील आप आईटीएटी में कर सकते हैं 22 जुलाई 2024 तक। तो आप वो अपील कर सकते थे। तो पहले इसका प्रोविज़न था पिछली स्कीम में कि आपको वो स्कीम में अडॉप्ट कर सकते थे। इस स्कीम में वो प्रोविज़न नहीं है। जो अपील पेंडिंग है 22 जुलाई 24 को, उसी के केस में आप अपील इस स्कीम में आ सकते हैं। और अपील आपने जो है 31/1/2020 के पहले 22/7/24 तक कर ली है तो टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स ही देना है, इंटरेस्ट चला जाएगा। और अपील उससे पहले की हुई है तो 110% ऑफ टैक्स देना है, इंटरेस्ट चला जाएगा, पेनल्टी चली जाएगी। डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट फी और पेनल्टी तो 25% अमाउंट है, और 31/1/2020 के पहले की है तो 30% अमाउंट है। बेनामी लॉ, बेनामी लॉ गवर्नमेंट ने बना तो दिया है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा मोशन में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसमें ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअल होल्डर कौन है। बेनामीदार तो मिल जाता है, वो एक्चुअल जो उसका बेनिफिशियल होना है वो नहीं मिलता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक प्रपोजल लाई है, इस एक अमेंडमेंट लाई है कि अगर नोटिस इशू होने के बाद बेनामीदार गवर्नमेंट के सामने आता है और गवर्नमेंट को बताता है कि जो है ये जो आदमी है जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है वो ये पर्टिकुलर पर्सन है, और उसके कोई एविडेंसेस देता है, तो उसको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल जाएगी। अभी दोनों के लिए सेम पेनल्टी, सेम इम्प्रिजनमेंट है, बेनामीदार को फिर फ़ायदा मिल जाएगा। ब्लैक मनी लॉ, ब्लैक मनी लॉ एक तरह से ड्रैकोनियन लॉ बन चुका है। जो भी लोग रेजिडेंट हैं इंडिया में और उनकी फॉरेन में कोई असेट्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बैंक अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी एंटिटी में, उनको अपने आईटीआर में, शेड्यूल एफए में उसकी डिटेल देनी होती है। अगर वो नहीं देते हैं तो ब्लैक मनी लॉ उनके ऊपर लागू हो जाता है। इसमें सिर्फ इम्यूनिटी इतनी सी है कि बैंक अकाउंट अगर कोई बाहर है, एक अकाउंट एक से ज़्यादा, और उसमें 5 लाख तक का पैसा पड़ा हुआ है तो इम्यूनिटी है। अदरवाइज कोई डीमैट अकाउंट में एक शेयर भी पड़ा हुआ है तो आपको 10 लाख रुपए पेनल्टी है ब्लैक मनी लॉ में। तो ये प्रोविज़न जो है वो ड्रैकोनियन बन गया था, और इसकी वजह से बहुत सारे पेनल्टी के नोटिस इशू हुए, और पेनल्टी लगती ही लगती है। ट्रिब्यूनल तक भी रिलीफ बड़ी मुश्किल से 1-2 केसेस में मिला है, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलता है। इसके लिए इसको जो है सेक्शन को अब अमेंड कर दिया गया है, और ये कह दिया गया है कि अगर आपकी फॉरेन एसेट्स जो जो हैं वो अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी वैल्यू अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो नॉन डिस्क्लोजर, या जो है वो आपका रिटर्न नहीं भरा, इन बोथ द केसेस जो पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। तो एक रिलैक्सेशन 1 अक्टूबर 2024 से दिया गया है, और ये एक रेट्रोस्पेक्टिव टाइप का अमेंडमेंट है। पुराने केसेस में भी हम इसका इस्तेमाल लिटिगेशन के समय कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिशियल प्रोविज़न है। गवर्नमेंट खुद मान रही है कि ये हार्डशिप हो रही है, तो उस हार्डशिप को रिमूव करने के लिए प्रोविज़न लाया गया है। तो आपका कोई अपील वगैरह कहीं पेंडिंग है तो आप उसमें इस चीज़ को यूज़ अभी भी कर पाएंगे। 20 लाख तक की लिमिट वाले केसेस में आपको अब इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए, मिल भी जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ करके बाकी कोई भी एसेट अगर आपकी है तो आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, और 0.625% से 0.1%, और फ्यूचर्स में इतना कर दिया है। इक्वलाइजेशन लेवी, इक्वलाइजेशन लेवी दो तरह की लगती है। एक तो फॉरेन एड सर्विसेज पे लगती है, जो गूगल एड सर्विसेज पे लगती है, जो 6% है। एक दूसरी इन्होंने लगाई थी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे, फाइनेंस एक्ट 2020 से ही लगाई थी वो। तो जो है वो ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, ई कॉमर्स ऑपरेटर, और एनी कम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज पर ये लगती है। इन्होंने ये कहा, बड़ा क्लासिक केस है, इन्होंने ये कहा कि ये इक्वलाइजेशन लेवी लगने से हमको कॉम्प्लायंस बर्डन हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम हटा देते हैं। तो इन्होंने ये लेवी ही हटा दी, और अगर हमारे जो एसएससीज हैं नॉर्मल, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट चेंज नहीं करती है। 43B
क्लॉज एच का एग्जांपल हमारे सामने है। जब पूरा बिजनेस, पूरे प्रोफेशनल रिलीफ मांगते रह गए, आज तक रिलीफ नहीं दी, और अल्टीमेटली बजट में भी प्रॉमिस किया था इलेक्शन से पहले कि इस बजट में जुलाई में हम इसको कुछ करेंगे, वो भी नहीं किया, ना इसका कोई जवाब दिया कि क्यों नहीं किया। तो अब 43B(H) आपके लग गया है। ऑडिट की केसेस में आप ध्यान रखें, डिसअलाउंस इंडिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानियां होगी। तो ये सारे अमेंडमेंट जो थे फाइनेंस नंबर 12 2024 के द्वारा, वो हमने आज डिस्कस किए। सारे अमेंडमेंट हमने करीब करीब डिस्कस कर लिए हैं, कोई भी हमारे पास बाकी नहीं बचा है। तो इसी के साथ आज के लिए हम विदाई लेते हैं आपसे। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।